जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि 2-3 दिन से ये चीज़ें दिख रही है कि चाइना के अंदर जो है एक नया वायरस आ गया है और वह वायरस जो है सेम टू सेम जो है कोरोना वायरस की तरह है और उसकी तरह बिहेव भी कर रहा है और सेम जो सिम्टम्स कोरोना के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहे थे वैसे ही सिम्टम्स हमको इस वायरस में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय लोग जो हैं काफ़ी इस चीज़ को लेकर के डरे हुए भी हैं और न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा है कि ऐसा हो चुका है, फिर से नए वायरस की एंट्री हो चुकी है, क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है या क्या इस बार जो है देश के ऊपर या दुनिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए आज इसी वायरस के बारे में हम लोग विस्तार से जानने समझने की कोशिश करते हैं कि यह वायरस कैसा है, इसके क्या नेचर है, ये किस तरह की बीमारी को डेवलप करता है। तो मिला जुला के अगर हम एक लाइन में सिर्फ आपको कहें तो आज हम लोग इस वायरस के बारे में, इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए अपने देव के साथ। हर दिन हम लोग डिस्कस करते हैं किसी तरह की एक वैज्ञानिक घटना के ऊपर। तो अभी जल्दी फिलहाल में ये न्यूज़ आई है, तो चलिए समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी क्या है। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं आपसे। देखिए जो वायरस आया है इस वायरस का नाम क्या है, HMPV। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनका संबंध बायोलॉजी की दुनिया से है। तो वायरस का नाम क्या है, HMPV। इसको हम लोग इसका अगर पूरा नाम देखने तो लिखा इसका नाम क्या हो जाएगा, ह्यूमन मेटापेन्यूमो वायरस। ठीक है, मेटापेन्यूमो वायरस। थोड़ा नाम जो इसका है डिफिकल्ट है और आपको भी पता है कि जो वैज्ञानिक नाम होते हैं या जो वायरस के नाम होते हैं, जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं, वो ऑलरेडी अपने आप में डिफिकल्ट होता ही है। देखिए यह श्वसन संबंधी वायरस है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस वायरस का जो संबंध है हमारे श्वसन तंत्र से है। अगर ये वायरस किसी मनुष्य के ऊपर अटैक करता है तो उसको जो बीमारी होगी वह सभी बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित होंगी। आगे देख लेते हैं। जो मुख्य रूप से सांस की नली को प्रभावित करता है, यहां से देख लीजिए इसके सभी कैरेक्टर्स हम लोग आज जान जाएंगे। ये जो HMPV वायरस है ये श्वास नली जो हमारी है उस श्वास नली को प्रभावित करेगा और यह वायरस जो है पहली बार 2001 में देखा गया था। तो ये आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो HMPV वायरस है ये अभी जल्द ही फैल बहुत तेजी से रहा है, तो ये अलग मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह वायरस पहली बार देखा जा रहा है। इस वायरस की खोज जो है 2001 में की जा चुकी थी, लेकिन ये वायरस जो है उस समय इतना प्रभावी ढंग से अपना असर नहीं दिखा रहा था। तो अभी जो है इसका ये है कि काफ़ी प्रभावी ढंग से इसका असर देखने के लिए मिल रहा था। जैसे कोरोना के समय क्या हुआ था कि कोरोना जब फैला तो कुछ लोगों को लगा कि कोरोना पहली बार आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोरोना वायरस की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, बस वो फैला इस समय आकर के काफ़ी तेजी से। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ भी मामला है। HMPV वायरस भी 2001 में खोज लिया गया था, लेकिन ये फैला जो है अभी काफ़ी तेजी से है। वायरस के अंदर जो है म्यूटेशन जिसे कहते हैं, परिवर्तन बहुत तेजी से हो सकते हैं। तो कई बार कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जो मानव समाज, देश के लिए खतरा हो सकता है, किसी जाति के लिए खतरा भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस वायरस के अंदर भी हो सकता है कुछ नए परिवर्तन हो गए हों, उस नए परिवर्तन की वजह से इस समय ये मानव के ऊपर हावी हो जा रहा है। तो हमारी बात शायद आप समझ पाए हों। तो मेरे प्यारे बच्चों अगली चीज को देख लेते हैं। देखिए खोजा गया था और यह पैरामाइक्यूसोविरिडिए परिवार से संबंधित है। ये क्या है, पैरामाइक्यूसोविरिडिए जो है ये वायरस की फैमिली है। जब आप बायोलॉजी की दुनिया के विद्यार्थी होंगे तो आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि बायोलॉजी की दुनिया में वायरस को जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो एक उसका परिवार होता है जो इसका नाम है। यह वायरस रेस्पिरेटरी सिकिटियल वायरस से निकटता से जुड़ा हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि इस वायरस का संबंध जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, श्वसन तंत्र से है। चलिए कुछ और चीजें हम लोग इस वायरस के बारे में देख लेते हैं कि इस वायरस के कैसे नेचर हैं, क्या इसके गुण हैं। देखिए HMP के कुछ मुख्य तत्व तो क्या हो सकता है, प्रकार की अगर हम बात करें तो इस वायरस के अंदर जो है RNA पाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, वे सभी वायरस जिसके अंदर RNA होते हैं वो
हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि आरएनए वाले वायरस ऑलरेडी हानिकारक होते हैं। अगर किसी वायरस के अंदर जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वह वायरस उतना हानिकारक नहीं होता है जितना आरएनए वाला वायरस हानिकारक होगा। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि एचएमपीवी वायरस के अंदर भी आरएनए ही पाया जाता है। तो याद रखेंगे, आणविक संरचना की बात करें अगर इसकी हम, तो इसकी आणविक संरचना क्या हो जाएगी, सिंगल स्टैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। ये भी आरएनए का जो एक कहते हैं ना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इसके अंदर जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड वाला आरएनए नेगेटिव सेंस का है। आगे देखते हैं, इस वायरस को हम लोग कुछ उप प्रकार में भी बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है उप प्रकार 2 मुख्य समूह में विभाजित किया जा सकता है। कहने का सेंस ये है कि जो एचएमपीवी वायरस है इसको हम लोग 2 समूह में बांट सकते हैं। नंबर 1 हमारा समूह जो होता है ये हो जाएगा हमारा ए, और नंबर 2 हमारा समूह हो जाता है बी। अब इस ए कैटेगरी के अंदर भी बहुत वायरस हो सकते हैं, तो जब ए कैटेगरी के अंदर बहुत होंगे तो उनका नाम हम लोग रख सकते हैं A1 A2 ऐसे करके रख सकते हैं, A1 A2 A3 A4 करके नाम रखा जाएगा। वैसे ही बी वाले कैटेगरी में भी हो सकता है B1 B2 B3 B4 करके ऐसे नाम हम लोग रख सकते हैं। ये सब उसके उप विभाजन है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा कि एचएमपीवी वायरस को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक, ए और बी, और इस ए और बी को भी हम उप विभाजन में बांट सकते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे भाइयों अगली चीज को देख लेते हैं हम लोग हैं महामारी। विज्ञान के अकॉर्डिंग अगर हम समझे इसको तो देखिए क्या हो सकता है। वैश्विक उपस्थिति के बारे में अगर बात करें कि यह वायरस कहाँ पाया जाता है, किस स्थिति में पाया जाता है, तो उसके बारे में समझिए। देखिए यह वायरस जो है दुनिया भर में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये चाइना में फैला है तो सिर्फ चाइना में ही है। इस वायरस की जो प्रेजेंटेशन के बारे में देखा गया है कि यह वायरस पूरी दुनिया में प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ चाइना से ही फैलेगा, ये ऑलरेडी हर जगह है, ठीक। तो ये आप अगली चीज देख लीजिए, आमतौर पर सर्दियों के अंत और वसंत के मौसम में ही ये फैलता है। इसके कुछ रीजन है, ये सर्दी के समय ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बसंत मौसम में ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो ये इस समय इससे बच करके, मतलब कि इस समय सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को। अब सवाल आता है कि जो एचएमपीवी वायरस है ये किन लोगों के ऊपर प्रभाव डालेगा, तो इसको समझते हैं। देखिए मुख्य रूप से शिशु, जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उन बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव अत्यधिक देखा गया है। उसी के साथ साथ देखिए छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। नवजात बच्चे तो है ही हैं, जो छोटे बच्चे 4 5 6 7 8 साल के हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव काफ़ी तेज देखा गया है। बुजुर्गों और कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को ये प्रभावित अधिक कर रहा है। तो मिला जुला के अगर एक लाइन में हम एक बात कहें तो एचएमपी वायरस का सबसे अधिक प्रभाव देखने के लिए जो मिल रहा है वो केवल जो है उन व्यक्तियों के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है जिनका इम्यून पावर जो है थोड़ा सा कमजोर है, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा सा कमजोर है, उनके ऊपर हम लोग इसका असर अत्यधिक देख रहे हैं। अब मृत्यु दर की अगर बात करें तो इस वायरस से ग्रसित लोगों के मरने की चांस कितने हैं, तो वो 1% है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना की तरह ये पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है, क्योंकि अभी तक जो WHO का रिकॉर्ड रहा है उसने बताया कि इसके मृत्यु दर की अगर रेशियो की बात करें हम लोग तो 1% है। तो मरने के चांस बहुत कम है, हालांकि 1% तो है ही है, क्यों इसे 1% का चांस लें हम। आगे देख लेते हैं संक्रमण का तरीका क्या हो सकता है। अगर एचएमपी वायरस फैल रहा है तो क्यों फैल रहा है, किन किन माध्यम से फैल सकता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से उत्पन्न बूंदें, तो कहने का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को एचएमपी वायरस हुआ है तो उस व्यक्ति से सावधानी बरतने की काफ़ी जरूरत है। मास्क का प्रयोग करें और जो अन्य तरीके हो सकते हैं उन तरीकों को अपनाना चाहिए, और किसी पेशेंट के सीधा संपर्क में न आए, क्योंकि उसके छींकने खांसने से भी यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से फैल जाएगा। उसी के साथ देखिए संक्रमित सतहों को छूने के बाद मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी जगह को टच किया, वह उसका पेशेंट था, फिर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपने उसको टच किया, फिर आप अपना हाथ अपने फेस पर लिए, अपने नाक पर लिए, तो इस तरह से भी आपको हो सकता है। ठीक, आगे देखिए
इसके बारे में क्या कहा गया है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका जो है आमतौर पे जो इसका संक्रमण देखने के लिए मिलता है वो 4 से 6 दिन तक देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये जैसे आप सर्दी नहीं समझ रहे हैं, सेम सर्दी खांसी वाला समस्या इसके अंदर है। हालांकि इस समय जो है मनुष्य की प्रतिरक्षा तंत्र में भी कभी कमी आई है, तो कुछ छोटे छोटे वायरस जो है मतलब कि जिनके अंदर वो क्षमता नहीं थी वो भी हमारे ऊपर आज हावी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने प्रतिरक्षा तंत्र को ज़्यादा मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिए, HMPV के लक्षण अन्य श्वसन संक्रमणों जैसे ही होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सिंपल से एक बात लिखा है, अन्य श्वसन संक्रमण जैसे ही होते हैं। जैसे आपको जब सर्दी जुकाम होता है, कोरोना जब हुआ था, तो ये सब जो चीजें हैं इसी तरह के आपको लक्षण देखने के लिए इस बीमारी में भी मिलेगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इसी के साथ एक चीज को समझ लेते हैं हम लोग हैं। देखिए, हल्के से लेकर के गंभीर तक लक्षण इसके हो सकते हैं, मतलब कि इसकी जो समस्या है वो नॉर्मल भी हो सकती है और गंभीर भी हो सकती है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे सामान्य स्थिति में आप देखिए तो इसकी खांसी हो सकती है संक्रमण होने पर, नाक का बहना हो सकता है, गले में खराश हो सकता है और हल्का आपको बुखार भी हो सकता है इस वायरस के संक्रमण में। और चीजें देख लेते हैं, गंभीर लक्षण क्या क्या हो सकता है। देखिए, जैसे श्वसन मार्ग में सूजन जो होता है, जो श्वसन मार्ग है उसके अंदर सूजन हो जाएगा, तो सांस लेने में काफी गंभीर आपको तकलीफ हो सकती है। ब्रोंकियोलाइटिस इसको कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ब्रोंकियोलाइटिस, श्वसन मार्ग में सूजन। अब आगे देख लेते हैं, निमोनिया हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, घरघराहट हो सकता है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, गले से खरखराहट की आवाज आने लगेगी, इस तरह की समस्या आपको देखने के लिए मिल सकता है। जोखिम समूह क्या हो सकते हैं, देखिए शिशु और छोटे बच्चे और बुजुर्ग, इन लोगों को इस वायरस से काफी ज्यादा बच करके रहना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान दें और अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान दें, क्योंकि यही 2 लोग हैं जो इसके संक्रमण सबसे अधिक आ सकते हैं। ये लोग जोखिम वाले मतलब समूह हैं, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को इसका संक्रमण अत्यधिक हो रहा है। ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं। हृदय और फेफड़ों की पुरानी बीमारियों वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा सावधान होना होगा। ऐसे लोग जो है जिनका पहले से ही समस्या है उन लोगों को सावधान रहना होगा। ठीक है, जिसे जिनको फेफड़े से संबंधित बीमारी है, हृदय से संबंधित बीमारी है, तो इन लोगों को थोड़ा सा इस वायरस से बचने की कोशिश करना चाहिए। आगे देखते हैं कौन से टेस्ट कराएंगे कि हमको पता चल पाएगा कि ये वायरस है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। PCR टेस्ट करवाने से हमको पता चल सकता है कि वायरस के RNA की पहचान की जा सकती है। PCR टेस्ट के जरिए जो है इस वायरस के अंदर जो RNA है तो उसके बारे में जानकारी हमको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ देखिए सीरोलॉजी के जरिए हम लोग एंटीबॉडी की जांच कर सकते हैं। वायरल कल्चर के जरिए कम उपयोग किया जा सकता है इसका, वायरल कल्चर जो है ये बहुत कम उपयोग किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस वायरस का उपचार क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट। अब देख लीजिए इसको, देखिए क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी हो सकती है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में समस्या हो रही है, इसका संक्रमण हो गया है, तो उस तरह की चीज़ों में देखिए गंभीर मामलों में हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। तरल पदार्थ देना चाहिए उसे, बुखार का प्रबंध करना चाहिए, मतलब कि उसको जो खाना पीना खाने की जो चीज़ें हैं उसके लिए सभी तरल पदार्थ की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे देख लेते हैं हम लोग हैं, ब्रोंकोडायलेटर का भी यूज कर सकते हैं कुछ विशेष मामलों में। अब इसके बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं सही से बता पाएंगे क्योंकि ये पूरा मेडिकल का फील्ड हो जाता है, और मेडिकल के फील्ड में किसी तरह का अगर कोई टीचर हस्तक्षेप करेगा तो वो ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि उस फील्ड के लोग जो है उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, और ये बात आप भी समझ रहे हैं। एक शिक्षक के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन होता है, उसको सही ढंग से कैसे करना है कैसे नहीं करना है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उसी फील्ड के एक्सपर्ट के पास होगा। तो किसी टीचर की बात को मानने से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि कभी इस तरह की अगर समस्या होती है तो अपने निजी डॉक्टर से संपर्क करें, वो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपके बारे इसके बारे में ज़्यादा सही से समझ पाएंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग हैं, देखिए एंटीवायरल दवा, फिलहाल में HMP की कोई विशेष दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, HMPV वायरस जो है इसका हमारे पास अभी कोई दवाई नहीं है, तो इस चीज़ से भी हमको थोड़ा सा बचना चाहिए कि जिस चीज़ की हमारे पास दवाई नहीं है अगर वो बीमारी होती है तो हमारे और आपके लिए दोनों के लिए खतरा ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ट्रीटमेंट करने का हमारे पास तरीका ही नहीं है, औजार ही नहीं है, हथियार नहीं है, तो लड़ेंगे कैसे हम। आगे देखिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम इस वायरस को फैलने से क्या करें, रोकें।
जितना ज़्यादा रोक सकते हैं उतना रोकें। जैसे लोगों से मिलना बंद कर दें, जरूरत है तभी मिले, भीड़ वाले स्थानों से थोड़ा सा बचकर चलें। आगे देखिए क्या हो सकता है, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई रखें, इसके ऊपर ध्यान दें। बार बार हाथ धोना चाहिए। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करके फिर घर के अंदर प्रवेश करें, क्योंकि घर के अंदर और फैमिली है, तो हो सकता है आप संक्रमित आए हों, पूरी फैमिली को संक्रमित कर दें, तो इस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये वायरस हुआ है तो उस व्यक्ति से थोड़ा सा दूरी बना के रखें जब तक वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता है। दूरी बनाने का अर्थ ये नहीं है कि उसका देख रेख करना ही बंद कर दें। बहुत से ऐसे तरीके हैं कि पेशेंट के साथ भी रह करके भी हम उसके साथ, मतलब उसको ट्रीटमेंट तो करना है, उसकी भी देख रेख करना है। तो किसी को अगर हो जाता है तो ऐसा नहीं कि आप उसे छोड़ के भाग जाएं, वो मानवता के खिलाफ होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। कभी किसी को होता है तो दूरी थोड़ा सा बनाए रखें, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट जब तक चल रहा है तब तक। आगे देखिए, सतहों को साफ और कीटाणु रहित करना चाहिए। कहीं पर भी है, फर्श है, कुछ है, तो उसको साफ सुथरा रखिए, जिससे थोड़ा सा इसके वायरस के संक्रमण की संभावना कम बनी रहे। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कुछ, अगर वैक्सीन की बात करें तो HMPV वायरस का कोई वैक्सीन भी अभी हमारे पास नहीं है, तो इस चीज़ को भी देख लीजिए। HMPV के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन शोध जारी है। कहने का अर्थ यह है कि वायरस तो अभी जल्द ही 2001 में खोजा गया है। तो जब 2001 में खोजा गया है तो अभी रिसर्च उस पर जारी है, कोशिश चल रही है कि हम इसके वैक्सीन को बनाएं। आगे देखिए, प्रभाव और पूर्वानुमान एक है कि भाई बना लेंगे हम लोग। अधिकांश लोग सहायक उपचार से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, मतलब कि जो एक समान ट्रीटमेंट है उस प्रक्रिया के जरिए लोगों को इससे आराम भी मिल जाता है। बहुत गंभीर बीमारी ये नहीं है। अगर ये वायरस जो है अपने अंदर किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करता है, तब अगर ये चेंजिंग कर लेगा तो ये वायरस सामान्य से खतरनाक भी हो सकता है। आगे देखिए, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और शिशुओं में यह गंभीर रूप ले सकता है। ये मुख्य बात है कि जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र काफी कमजोर है, तो ये सामान्य वायरस उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर किसी को इस तरह का सिम्टम्स दिखे तो सिंपल सी बात है कि नीम हकीम खतरे जान से अच्छा है कि उपचार कराएं सही से जाकर के हॉस्पिटल में। ठीक है, चलिए, तो आज का इन्फॉर्मेशन मेरे प्यारे भाइयों यहीं पे खत्म हुआ। इसी तरह के हर दिन किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपका अपना देव, धन्यवाद आज के लिए।